नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। मैं हूं एजुकेटर पुरलव और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायो के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो एनडीए 1 2021 में आए थे। वैसे ही आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, आपके ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से अपनी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने अपने एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली एक ट्रिक याद करवाई थी जिससे आप सारी की सारी रिवर्स की ट्रिक्स को याद कर सकते हो, है ना। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा महानंदा। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। रामा घूमती हुई घाघरा गंदा मत कर, राम गंगा घग्गर महानंदा। याद किया था कि नहीं किया था? पर कोई बात नहीं, जिन बच्चों को ये ट्रिक्स नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने ये ट्रिक्स की पीडीएफ डाल रखी है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन था और इस बार सारे के सारे ज्योग्राफी के मेरे नोट से एज इट इज फंसे थे, बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। देखो, आप सबको पता है कि अगर मैं एक प्लेट्स के बारे में बात करता हूं तो आपकी दो टाइप की होती है, माइनर प्लेट और एक मेजर प्लेट। आपके सामने इमेज आ रखी है, आप देख सकते हो कि एक मेजर प्लेट क्या होती है। एक मेजर प्लेट वो प्लेट होती है जिसका जो पूरा का पूरा एरिया होता है 20 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा होता है। हमारे पास टोटल 9 जो है मेजर प्लेट है, आप लोग देख सकते हो, जिसमें से एक एंटार्क्टिक प्लेट भी है। बाकी कोकोस, नजाका, कैरोलिन, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, एक माइनर प्लेट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज इन द आइलैंड इंक्लूज। देखो यार, आप सबको पता है कि अगर मैं आइसलैंड के बारे में बात करता हूं तो टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारी जमीन के नीचे क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है। तो जब भी आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आती है, टकराती है, तो उससे क्या क्या क्रिएट हो सकता है। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना, क्योंकि आपका एक सडन मूवमेंट है, बिल्कुल सडन मूवमेंट है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका लिंक्ड होता है अर्थक्वेक। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और अर्थक्वेक के साथ साथ ही आपका क्या लिंक होता है, आपका होता है वॉल्केनो लिंक। तो आपका जब वॉल्केनो और अर्थक्वेक लिंक होता है तो वॉल्केनो से हमारा क्या रिलीज होता है? क्या हमारी आग नहीं निकलती? क्या मैग्मा नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है। और यही मैग्मा क्या होता है, आपका सोर्स होता है एक नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी का। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब आपका टेम्परेचर, तो अर्थ से निकलने वाले टेम्परेचर का एनर्जी। तो कभी भी आपका जब मैग्मा निकलता है तो आप सबको पता है ऊपर आके कूल डाउन होता है और कूल डाउन होकर नए नए रिलीफ फीचर बनाता है। तो आपको पता है क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड बेस का राइट आंसर होगा। तो आप सबको पता है कि आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं, आपके वॉल्केनोज आ रहे हैं, तो यार उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके रिलीफ फीचर्स बनेंगे, बहुत सारी आपकी रिफ्ट वैलीज बनती है। तो ये रिफ्ट वैलीज और कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे रिलीफ फीचर्स काफी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर होना था डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी। देखो, अगर मैं आपको बात करता हूं, आप लोग बोलोगे सर ये तो आपने बायो में भी कराया था, पर ये टॉपिक आपका दोनों में आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, बायो में भी आता है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज चैप्टर आपका ज्योग्राफी में आता है। तो हम सबको पता है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बायोमास एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हमें लिविंग सब्सटेंसेस से मिलती है। लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है, गोबर हमें गाय भैंस देती है, और कोल जब हमारा लकड़ी जो होती है मिलियन ईयर्स तक अंडरग्राउंड पड़ी रहती है, धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं आपका पूरा का पूरा क्या नाम है, कोल। तो ये तीनों के तीनों आपको लिविंग सब्सटेंसेस से मिलते हैं, तो राइट आंसर विल बी न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इजी है। ये आप फिजिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी में भी इंक्लूड कर सकते हो। हमने देखा था एनडीए 2018 में आपका एक क्वेश्चन आया था, उसी पे मैंने ये डायरेक्टली आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है, यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं आपके एक तारे की ब्राइटनेस के बारे में, यानी कि आपका एक तारा कितना ब्राइट होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके तारे के साइज के ऊपर। क्योंकि आपका तारा क्यों चमकता है? क्योंकि उसके अंदर एक फ्यूजन हो रहा होता है, और उस फ्यूजन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से। जानते हैं कि नहीं? तो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपका बना रहा होता है हीलियम, बनाता है कि नहीं? और इसके साथ ही निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है कैसी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है। और जब आपकी कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वो हीट क्या रिलीज करती है? आपका लाइट रिलीज करती है। तो आपका तारा जो चमकता है वो साइज की वजह से, इसके अलावा तारे के टेम्परेचर की वजह से, और एक ऑब्वियस सी बात है यार, एक लाइट है, मैं उससे 1 किलोमीटर दूर हूं और 2 किलोमीटर दूर हूं, मुझे कहां ज्यादा ब्राइट दिखेगा? 1 किलोमीटर पे।
तो ऑब्वियस सी बात है आपका डिस्टेंस ऑफ द अर्थ से। और लेकिन वही बात करता हूं तो आपको पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक एनवलप है कि नहीं। इस एनवलप को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसमें अलग अलग लेयर्स है और हर एक लेयर में अलग टाइप की गैसेस पाई जाती है, जिसकी वजह से हर एक गैस का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो जब आपकी ये ब्राइटनेस आपकी तारों की पूरी उन लेयर से होकर पास आती है तो उसको क्या होता है, उसको फेस करना पड़ता है रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है इसके चलते आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द कंडेंसेशन। देखो आप सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूं आपके वाटर साइकिल में तो तीन चीजें आती है। पहली चीज आती है जिसको हम लोग जानते हैं इवेपोरेशन के नाम से, और आप सबको पता है इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि आपके पानी का भाप बन के उड़ना, और ये दो तरीके से होता है। एक आपका होता है वाटर बॉडी से, और जो वाटर बॉडी से होता है उसे हम डायरेक्टली इवेपोरेशन कह देते हैं, और एक आपका होता है प्लांट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं ट्रांसपीरेशन के नाम से। सेकेंड चीज आपको पता है, जब ये भाप बन के ऊपर जाता है, बिकॉज आपका जब पानी गर्म होता है तो आपको पता है वो लाइट होता है, और लाइट चीज ऊपर की ओर ट्रेवल करती है और उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब वो ऊपर जाता है तो आपको पता है ट्रोपोपोज के द्वारा रोकता है, और ट्रोपोपोज के द्वारा रोकेगा तो आपका क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो आपका पूरा का पूरा क्लाउड कूल डाउन होगा, और जब कूल डाउन होता है तो हमारा होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होके हमें क्या मिलते हैं, हमें बादल मिलते हैं, इसके अलावा ड्यू मिलती है, इसके अलावा फॉग मिलता है, इसके अलावा फ्रॉस्ट मिलता है। लेकिन उसके बाद जब आपकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो आपका पानी गिरने लगता है। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन। और यही जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है ये किस किस के रूप में आता है, बारिश, आपका स्लीट, क्योंकि स्लीट आपका क्या होता है, बारिश और ओले का मिक्सचर, स्नो, हेल, ये सब क्या होता है, आपका टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। इसमें आप लोग मेरे सामने इमेज देखा, डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन फंसे हुए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखो आप सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूं साइरस के बारे में, तो साइरस का मतलब क्या होता है, आपके कर्ली लहराते बाल। और ये कर्ली लहराते बाल क्या होते हैं, आपके काफी लाइट बादल होते हैं, आप लोग इमेज में देखिएगा काफी लाइट बादल होते हैं, और जो आपके वर्टिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया था कि अगर मैं बात करता हूं क्यूमुलस के बारे में, तो क्यूमुलस क्या होता है, ऐसे 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 कॉटन कैंडी जैसा होता है, यानी कि प्लफी प्लफी बादल। वही मैंने आपको बताया था स्ट्रेटस के बारे में, स्ट्रेटा 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 इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी कि जो आपके क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होते हैं, और पूरा का पूरा आपका क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनाते हैं। और वही निम्बस, निम्बस का मतलब क्या होता है, निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग। तभी तो आपसे पूछा जाता है कि कंटिन्यूअस बारिश कौन कराता है, कंटिन्यूअस बारिश कराता है आपका निम्बोस्ट्रेटस। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नॉट प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते रहो, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप सबको पता है इंटेंस का मतलब क्या होता है, बोलते भाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, यानी कि ज्यादा प्रेशर डालना। तो ऑब्वियसली बात है हमें एक पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा प्रेशर कहां डालना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा होगी, होगी कि नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारे पास लैंड कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में आपको पता है हर साल हम 3 बार फसल उगाते हैं, राबी खारिफ जायद, उगाते हैं कि नहीं, ये मजबूरी है हमारी, ताकि हम अपने पूरे के पूरे देशवासियों का पेट भर सके। तो अगर मैं इसके बारे में सिंपल सा डिस्कस करूं, तो ऐसे इलाके जहां पर आपका लैंड कम होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर हम लोग करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और हमारे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पूरा का पूरा ये प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया आपका एशिया में आता है, जापान आपका एशिया में आता है, इंडोनेशिया आपका एशिया में आता है। तो राइट आंसर विल बी कनाडा, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर क्या होता है आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं, इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होती, बल्कि एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन था, मैंने आपको साफ साफ बता रखा था यार कि 18 रेलवे जोन है, क्वेश्चन डायरेक्टली फंसते हैं, उसी से आपका फंसा था कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो है हेडक्वार्टर्स आपका कहां पर है, तो आपको पता है वो है कोलकाता में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू। पास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन है, 2015 या 2016 में आपका एज इट इज आया था, और 2021 में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। भारत का मतलब इंडिया, माला का मतलब एक कनेक्शन, एक पूरा का पूरा हार बनाना। तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो है आपका नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया को कनेक्ट करना।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको पता है, द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन फंस रखे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो आप सबको पता है, सबको, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। हमारा इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप, है कि नहीं। तो आपको पता है यार कि अगर हमारा क्लाइमेट मॉनसून टाइप है तो मॉनसून टाइप में कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मॉनसून टाइप ही तो पाए जाएंगे। और मॉनसून फॉरेस्ट हम लोग किसको कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट हम उन फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि हमारे प्रॉपरली रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दोस्तों आप सबको पता है कि 10 अप्रैल को आप लोगों का एनडीए का एग्ज़ाम है, और एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद आप सबके दिमाग में ये रहता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर क्या था, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है जीत एनडीए 1 2022 पेपर एनालिसिस। इसमें कंप्लीट एनडीए का पेपर आपके लिए सॉल्व किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, ताकि आपको किसी भी आंसर की के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी वॉरियर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रैल 10 को शाम को 5 बजे पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग एनडीए 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपको 1600, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ्स का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हैव अ रेफरल कोड। इस पे अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा, VIHAANLUTHRA, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और ये बिल्कुल आपकी ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही होता है, जिसमें आपके प्रॉपर बैच कोर्सेज चलते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। पर फ़र्क इतना होता है कि इसमें अगर आप कोई लेक्चर मिस कर देते हो तो आप उसकी जाकर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। टू रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी इजी है, क्योंकि रिवर ब्यास जब हिमाचल और पंजाब से जाती है तो पंजाब में एक जगह आती है, ठीक है। उस जगह का नाम बेसिकली आपका क्या है, हरिके नाम का जगह है। और इस हरिके पे जाकर आपकी किससे मिलती है सतलुज से। उसके बाद ये सतलुज फर्दर कहां पे जाती है, आपके पाकिस्तान पंजाब में जाती है, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान पंजाब में जाती है उसके बाद वहां से निकलकर आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को देखिएगा। आप आई का बटन क्लिक करके भी देख सकते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर जाकर भी डायरेक्टली देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन आपका 2016, 2015 और एक और ईयर मुझे याद नहीं है आया था, लेकिन आप पूछने का तरीका भूल गए, मतलब पूछने का तरीका आपका अलग हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट ईयर। देखो यार हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि लाइट ईयर हमारा किस चीज के लिए यूज होता है। लाइट ईयर हमारा यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए। यानी कि आपको पता है जितने भी हमारे आसमान में घूम रही है चीजें, तारे हो गए, सूरज हो गया, है ना, तो इन सबको हम किस में नापते हैं, हम नापते हैं लाइट ईयर में। दैट दिस स्टार इज इतने लाइट ईयर अवे फ्रॉम मी। तो अगर हमने बोल दिया एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस ही तो आएगा। टाइम कहां से आ गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहां से आ गई, तो ओनली वन विल बी योर राइट आंसर। सिर्फ काट रहा था ये क्वेश्चन आपका, और कुछ नहीं था। ओके अगला क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन द एक्सोस्फीयर इज। मैंने आपको सबसे पहले अपने तरीके से बताता हूं कि मैंने आपको कैसे करवाया था। मैंने आपको बताया था कि एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस होती है आपकी हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन होती है तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। एक्सोस्फीयर के जस्ट नीचे आप लोगों की एक लेयर आती है जिसको हम लोग जानते हैं थर्मोस्फीयर। देखिए यही क्वेश्चन आपसे पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है पहले भी, कि आपकी एक्सोस्फीयर में क्या पाई जाती है, आपकी थर्मोस्फीयर में क्या पाई जाती है। तो अगर मैंने बोला थर्मोस्फीयर तो आपको पता है थर्मोस्फीयर इज द हॉटेस्ट लेयर, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर में पाई जाती है सबसे ज्यादा हीलियम। तो ऑब्वियस सी बात है
एक्सोस्पेस से लिंक्ड ही तो है, जुड़ा ही हुआ तो है आपका थर्मोस्फेयर। तो राइट आंसर विल बी हीलियम एंड हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्रोसेस वे बाय सर्टेन मिनरल्स एब्सॉर्ब वाटर एंड एक्सपेंड एंड चेंज इज कॉल्ड व्हाट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है अगर हम वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे बहुत सारे पत्थर होते हैं वो मौसम की मार से धीरे धीरे टूटने लगते हैं, है ना। तो ये आपका 3 टाइप से होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या आता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन आ गया, हाइड्रोलिक प्रेस आ गया। बायोलॉजिकल में क्या होता है, पेड़ उगते हैं आपके पत्थरों को तोड़ देते हैं। वही केमिकल वेदरिंग के आपकी 4 टाइप है। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन, तो आप सबको पता है ऑक्सीजन का ऐड होना, तो वाटर तो कहीं नहीं। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी को रिलीज करना। लेकिन हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, धीरे धीरे एक्सपेंड होना और उसके बाद टूट जाना। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। कितना इजी क्वेश्चन है। आप अपने इमेज पे देखिए, अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको एक इमेज शो हो रही होगी। इस इमेज में आप लोग देख सकते हो लैटिट्यूड के बारे में। सबसे बड़ा लैटिट्यूड आपका इक्वेटर होता है, और जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो आपका क्या होता है, लैटिट्यूड डिक्रीज होता है। वहीं सारे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो आपके इक्वल लेंथ के होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज योर इक्वेटर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, if 12 noon in India, on which meridian will it be 7 AM for the same day? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को काफी दिक्कत आई थी, तो आप इस चीज को ढंग से समझिएगा। हम सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री के बारे में, तो 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, आपके 4 मिनट होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। अब आपको पता है मेरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पे आता है, वो आता है मेरा 82.5 डिग्री ईस्ट पे आता है कि नहीं। तो मुझे पता है कि मेरा 82.5 डिग्री जब ईस्ट है, तो इस टाइम मेरा बज रहा है 12 नून, है ना, 12 PM बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। तो मेरे को निकालना है कहां 7 AM है। तो अगर मेरा 7 AM होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा माइनस हो रहा है, तो मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा माइनस होता है, और अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा ऐड होता है। तो हम किस साइड जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में। तो 7 AM हो रहा है, तो 7 बजे से 12 बजे में कितने घंटे का डिफरेंस आता है, आपका आता है टोटल 5 घंटे का डिफरेंस आता है कि नहीं। तो 5 घंटे का मतलब क्या होता है, 5 घंटे का मतलब होता है सीधा सीधा आपका 300 मिनट, ठीक है। और 300 मिनट को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आपका क्या आएगा, मेरा आ जाएगा 75 डिग्री। तो यहीं पे अक्सर लोगों ने कहा अरे 75 डिग्री और वेस्ट में जा रहे हैं, उठाकर इसका आंसर मार दिया डी और कटवा लिया अपना। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन समझिए कि 75 डिग्री आपका इससे कम है ना, तो 82 में से आप 75 डिग्री अगर वेस्ट साइड जाओगे माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, क्या आपका 7.5 डिग्री नहीं आएगा। अब यहां पर दूसरी जो बेसिकली बच्चों ने गलती की, 7.5 डिग्री निकाल लिया, लेकिन हम वेस्ट जा रहे थे तो आंसर मार दिया उठाकर इसका बी। लेकिन बी क्यों होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट में से आप 75 डिग्री माइनस करोगे तो आप ईस्ट में ही तो रहोगे। जब आप इससे टोटल 90 डिग्री माइनस करते तब जाकर आप कहां आते, माफी चाहूंगा 82.5 डिग्री माइनस करते तब आप पहुंचते जीएमटी में। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन शुरू होती ना, जीएमटी के तो आपके ईस्ट डायरेक्शन में ही है ना, बेशक आपके इंडिया के वेस्ट में हो। तो आपका राइट आंसर आना था 7.5 डिग्री ईस्ट। अगली बार ऐसे क्वेश्चन में याद रखना गलती नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, ये सबको पता है, टाइम निकालना हम सबको आता है, पर आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना तब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। अगला देखिए, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू। अपने स्क्रीन पे एक इमेज देखिए, आपको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी दिख रही होगी। ये आपकी लिंक्ड होती है ड्रमलिन से। ये आपकी जो एक टोपोग्राफी होती है ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, और देख पा रहे हो एक स्पून जैसा आपका जो एक शेप लेती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देखो, आप सबको दिखेगा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके टोटल 8 प्लेनेट होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट साइड वाले जो 4 प्लेनेट होते हैं उसको हम लोग जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के राइट साइड जो बाकी 4 प्लेनेट होते हैं उसको हम लोग जानते हैं आपका गैसियस प्लेनेट। जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। गैसियस प्लेनेट की डेंसिटी तो होती ही बहुत कम है, तो आपका जुपिटर तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। और हमने पता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बने होते हैं मेटल से, वो बने होते हैं आपके पत्थर से, वो बने होते हैं रॉक से।
और सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हमारा होता है अर्थ, दैट्स व्हाई योर अर्थ हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे पड़े हैं, कितना इजी क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं तो आपका होता क्या है, एक अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होता है। यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये मेरा अर्थ है, जहां पे मैं रहता हूं, ये मेरा लिथोस्फीयर है। जब भी मेरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सडन मूवमेंट क्रिएट होती है, अब ये सडन मूवमेंट कैसे मर्जी क्रिएट हो सकती है, चाहे आप टेक्टोनिक प्लेट को टकरा लो, चाहे आप लोग बेसिकली कुछ भी कर लो। अब सडन मूवमेंट जब क्रिएट होगी तो आपको पता है इससे क्या रिलीज होती है, इससे रिलीज होती है एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है हमारी ट्रेवल करती है एक पर्टिकुलर टाइप के वेव्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं सेस्मिक वेव्स। और ये सेस्मिक वेव्स जहां जहां जाती है उसको हम लोग जानते हैं सेस्मिक जोन के नाम से। तो आपको पता है ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका एक सडन मूवमेंट क्रिएट हुआ उसको हम लोग जानते हैं फोकस के नाम से, और यही आपका क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक वेव होता है। आपके फोकस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट जहां पर आपका अर्थक्वेक सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है, वो आपका होता है एपिसेंटर। और फोटोस्फीयर क्या होता है, सन का विजिबल पार्ट को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज फाउंड इन, देखो इस पर बच्चों का कट रहा है साफ साफ। देखो मैक्सिमम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो आपको पता है मेरे वर्ल्ड में मैक्सिमम डेप्थ कहां पाई जाती है, मेरे रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर में क्या होता है, मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच हमारा कहां आता है, मैरियाना ट्रेंच हमारा आता है पैसिफिक ओशन में। तो आपसे डायरेक्टली मैरियाना ट्रेंच ना पूछ के इन्होंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। एज आई ऑलवेज से, यूपीएससी ट्राई टू प्ले विद यू ईदर इन द वर्डिंग्स और ईदर इन द ऑप्शंस। तो याद रखना कि आपको थोड़ा सा चकन्ना रहना है, तभी आप यूपीएससी निकाल पाओगे। A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the Earth's crust and develop in the form of large domes is known as। देखो आप अपने सामने एक इमेज देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, हमारी अर्थ के अंदर डीप साइड में मैग्मा जम गया है, और मैग्मा जम के गुंबद की शेप में आ गया है। और ये जो गुंबद की शेप में आया है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं बैथोलिथ के नाम से, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा आपका आखिरी क्वेश्चन था, विच आर द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज नॉट लोकेटेड इन असम। देखो डिगबोई मारने वाला तो बेसिकली कतई बेवकूफ होगा, क्योंकि आपको पता है डिगबोई क्या था, आपकी सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी थी असम में। और इसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि हुआ क्या था ना, कि उन्होंने खोदा था और कुछ चीज फ्लो करने लग गई थी। और असमीज में बुई का मतलब क्या होता है, आपका होता है फ्लो करना, वो बह रहा है, तो वो डिगबोई डिगबोई डिगबोई, तो इसलिए उस रिफाइनरी का नाम डिगबोई रख दिया गया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तातीपाका, तातीपाका आपका कहां पर है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। बाकी तीनों के तीनों आपके कहां है, आसाम में है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अब NDA 1 2021 के ज्योग्राफी में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि सारी की सारी PDF आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।